हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारी मजेदार बात है, बहुत ही इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज। इसको पढ़ाने से पहले एक बेसिक बात बता दूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस टोटल वेलबीइंग फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। हर एक एस्पेक्ट से वेलबीइंग होना, हेल्दी होना, उसको बोलेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसका और लैंग्वेज में मतलब है फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशली हेल्थी होना। इसको बोलेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, फैमिली के साथ रहना, कम्युनिटी में रहना, सोसाइटी में रहना, और उसमें फिजिकली टच, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फिजिकली नॉर्मल होना, फंक्शनली नॉर्मल होना, इमोशनल एंड बिहेवियर इंटरेक्शन है, हर एक के साथ नॉर्मल होना, सेक्स के हिसाब से यानी मेल और फीमेल के हिसाब से, इसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्दी। अगर ये होगा तभी ये फैमिली जो है, ये पर्सन जो है वो हेल्दी होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स कंक्लूड किए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ओके, ये हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। दूसरा प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम यानी कि RCH प्रोग्राम। ये प्रोग्राम भी हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रोग्राम डिस्कस करते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने नेशनल लेवल पे 1952 में फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट रखा और बहुत सारे प्रोग्राम हुए। उसमें से एक है जिसका नाम है मिशन परिवार विकास, वो जो 2016 में लॉन्च हुआ, अप्लाई हुआ 26 सितंबर 2016। और ये किसके अंडर में है? ये अंडर में है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। ठीक है, इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम ये था, ये जो फर्टिलिटी वाले स्टेट है यानी कि जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, इनकी जो डिस्ट्रिक्ट है टोटल 146 डिस्ट्रिक्ट को जो है उसने कवर किया। क्यों कवर किया? उसमें फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, इसमें पॉपुलेशन रेट ज्यादा है, इसमें प्रेगनेंसी के रेट ज्यादा है। ओके, इसको कम करने के लिए जो ये पॉलिसी डिस्क्राइब हुई, वो डिस्क्राइब हुई यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ओके, प्रेगनेंसी को रोकने वाली मेथड, फर्टिलाइजेशन को रोकने वाली मेथड, ओके, बर्थ रेट को कंट्रोल करने वाली रेट मेथड को जो है वो अप्लाई किया गया और लोगों को अवेयरनेस दी गई और लोगों को ये प्रोवाइड किया गया। ठीक है, ये हुआ फैमिली प्लानिंग। दूसरा है RCH, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, ये जो लॉन्च हुई वो 1977 में लॉन्च हुई। इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम ये था कि रेड्यूसिंग द फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट मैंने अभी बताया, प्रेगनेंसी रेट, बर्थ रेट, उसको टोटल जो है उसको रिड्यूस करना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो छोटे बच्चे हैं, जो पेट में बच्चे हैं, उसके डेथ रेट को कम करना। मैटरनल मोर्टालिटी, मैटरनल यानी मदर जो है वो डिलीवरी के बाद डेड हो जाती है, इसकी रेट को जो है वो रिड्यूस करना, ये इसका एम था। और बहुत सारे एम थे, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को आगे बढ़ाना। ओके, एडोलेसेंट हेल्थ, हेल्थ के बारे में हर एक को जागरूक करना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की आगे प्रोसीड करना, और क्वालिटी, ओके, चाइल्ड केयर की केयर करना। ओके, ये इसके एम थे। तो ये कैसे फॉलो होंगे? ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव है, एक ही है जिसका नाम है अवेयरनेस। ये सब जो है वो आगे बढ़ेंगे, सब जो है वो फुलफिल होंगे सबसे पहले अवेयरनेस के हिसाब से। और फैसिलिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड, ये है ऑब्जेक्टिव, ये अप्लाई नहीं हुआ, ये हम अभी बात कर रहे हैं। ये सब जो है वो ऑब्जेक्टिव है। तो अभी
कौन से ऐसे प्रॉब्लम है सेक्सुअल हेल्दी लाइफ में, ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में? तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो डिफॉर्मिटीज है, यानी कि डिजीज, जेनेटिकली डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीजेस, जिससे क्या होता है जो ऑर्गन होते हैं जिसका शेप अनयूजुअल हो जाता है, तो ये डिफेक्ट हुई जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में नहीं आता, यानी कि ये पर्सन रिप्रोडक्टिव हेल्थी नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन, वो हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा प्रॉब्लम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्स करने से भी डिजीज ट्रांसमिट होती है, एड्स जैसी बीमारी, ओके, ये भी हमें आगे जाके पढ़ना है। और मेन बात, हेल्थ ऑफ मदर एंड बेबी, ये भी एक प्रॉब्लम है, इसका कोई टेक केयर करने वाला नहीं है। और उसके बाद अर्ली मैरिज, ये सब क्यों होता है? जब लड़की या लड़का दोनों अभी तो प्यूबर्टी के एज पे पहुंचे हैं तभी उसको मैरिज करवा देते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और जिससे क्या होता है, एजुकेशन नहीं होता और डेथ रेट जो है वो बढ़ जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इससे कैसे बच पाए, तो गवर्नमेंट ने इसकी स्ट्रेटेजी बनाई है। कैसी स्ट्रेटेजी? सबसे पहली स्ट्रेटेजी है टू एंश्योर रिस्पॉन्सिबल, अपने आप जिम्मेदार बने, सेफ रहे और सेटिस्फाइंग लाइफ जिए। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है सबसे पहले अवेयरनेस से। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं। आज इसलिए गवर्नमेंट क्या करते, बहुत सारे बैनर्स, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स, ये सब क्या है, ये अवेयरनेस के लिए है। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसको एजुकेशन प्रोवाइड करे, सेक्स एजुकेशन। आज लोग शर्माते हैं इस एजुकेशन प्रोवाइड करने से। गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है कि हर बच्चे को 9th से 12th तक जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसको सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करे, ये स्ट्रेटेजी है, ताकि हर एक लड़का हर एक लड़की जब प्यूबर्टी, जब एडल्ट हो जाए तभी हर एक चीज उसको पता हो और ये हर एक लाइफ के हर एक प्रॉब्लम का सामना कर सके। और नए नए कपल्स जो फर्टाइल है उसको भी एजुकेशन दे ताकि उसकी मैरिज के बाद वाली लाइफ जो है वो सक्सेस बन सके। और ये सब जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली टू प्रिवेंट द कंट्रोल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको भी प्रिवेंट करने की गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है। और एक बात, ये सब किस पे ऊपर डिपेंड है? ये सब डिपेंड है मेडिकल फैसिलिटीज पे। जब मेडिकल फैसिलिटीज होगी तभी ये वर्क करेगा। और बात बता दूं, टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग टेक्निक, पुरानी टेक्निक को छोड़ के नई टेक्निक को अपनाना, ये भी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है। और मैरिज लाइफ को जो है, मैरिजेबल एज उसको बढ़ा देना। अर्ली मैरिज थे, अभी आपको पता है मेल 21 ईयर एंड गर्ल यानी कि फीमेल 18 ईयर हो जाएंगे तभी ये मैनेज कर सकते हैं। और जो भी डिसऑर्डर है उसको अच्छी तरह मैनेज करे, जो भी डिजीज है उसको प्रिकॉशन करे, फैलाए नहीं, ट्रांसमिट न करे, ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है। और एक बात बता दूं, जो भी कपल इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल यानी कि उसमें फर्टिलिटी नहीं है, किसी को स्पर्म में प्रॉब्लम है, फीमेल को ओवम में प्रॉब्लम है, फीमेल मदर नहीं बन सकती, या तो मेल में स्पर्म जो है वो इनफर्टाइल है, तो उसके लिए टेक्निक डेवलप करे जिसका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ये डेवलप करने की स्ट्रेटेजी यानी कि आर्ट्स। और ये एक फेमस टेक्निक है जिसका नाम है IVF-ET, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, अभी तो हम बात कर रहे हैं। ये टेक्निक को जो है वो बिल्ड करे ताकि हर एक मदर, हर एक फादर पेरेंट बन सके और नए बच्चे को जन्म देके उसकी केयर कर सके। ये स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की। और एक बात बता दूं कि एक टेस्ट है जो गवर्नमेंट ने बैन किया है, इस टेस्ट का नाम है एमनियोसेंटेसिस। इस टेस्ट की वजह से फीमेल फिटिसाइड बढ़ गया। फीमेल फिटिसाइड यानी कि मदर के अंदर जो फिटस है, अगर ये फीमेल है तो उसको ये किल कर देते हैं,
इसको बोलते हैं हम फीमेल फीटिसाइड। ये एमनियोसेंटिक टेक्निक क्या है ये मैं आपको बता दूंगा आज। ये एमनियोसेंटिक टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फीटस के अंदर से, ये देख लीजिए आप, ये फीटस है, इसके अंदर से एक फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है। क्यों कलेक्ट किया जाता है, इसकी पॉजिटिव बात बता दूं, ताकि ये फीटस में देख सके कुछ जेनेटिक और डिसऑर्डर तो नहीं है ना। जेनेटिक और डिसऑर्डर यानी कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब तो नहीं है ना। ये चेक करने के लिए ये टेक्निक बनी है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करके क्या चेक करते हैं, सोनोग्राफी की मदद से मेल एंड फीमेल चेक कर लेते हैं। अगर मेल है तो वो उसको बहुत सारी उसको ध्यान रखेंगे, अगर फीमेल है तो उसको कॉन्ट्रासेप्टिव देके कील कर देंगे। ये टेक्निक को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी अपनाई है, इसको बैन किया है। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे बर्थ को कंट्रोल करें, कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का दूसरा पड़ाव, दूसरा टॉपिक, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, यानी कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 11 जुलाई को। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ती है, यानी कि डेथ रेट कम होती है और पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है। और मजेदार बात बता दूं, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे हैं, इन्फेंट है, इसकी डेथ रेट कम होती है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मदर की डेथ रेट भी कम होती है, तो ऑटोमेटिक रिप्रोडक्टिव एज के बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे, तो पॉपुलेशन तो ऑटोमेटिक जो है वो इंक्रीज होगा। उसके लिए एक और भी मजेदार बात है, RCH प्रोग्राम, अच्छी फैसिलिटी, अच्छी मेडिकल, अच्छे थिंग्स प्रोवाइड की, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। और जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो एक प्रॉब्लम आई, बेसिक रिक्वायरमेंट कम हुई, यानी कि स्केर्सिटी ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट तो उतनी ही थी, यानी कि फूड लिमिटेड है, शेल्टर लिमिटेड है, क्लॉथिंग लिमिटेड है, तो उसकी बीच में कंपटीशन स्टार्ट हुई। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। आज देख लीजिए कई और जगह है जहां पर जगह नहीं है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसको क्या करना होगा, अभी उसको कंट्रोल करना होगा। तो बर्थ को कंट्रोल करेंगे तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। सबसे पहले कैसे बर्थ को कंट्रोल करते हैं, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी आई वो ये आई कि मैरिज की एज, गर्ल्स मिनिमम, यानी कि फीमेल मिनिमम 18 ईयर एंड मेल मिनिमम 21 ईयर, तभी ये मैरिज कर पाएंगे। ऑटोमेटिक थोड़ा स्लो हो गया। दूसरी बात, अवेयरनेस आई, कुछ योजनाएं आई, ठीक है, एजुकेशन आया, और एक स्लोगन रचा, हम दो हमारे दो, ये टीवी में आने लगा, बैनर्स लग गए, लोगों को पता चला कि पॉपुलेशन कम करना है, जगह कम है, डिमांड ज्यादा है, तो स्लोगन आया, हम दो हमारे दो, ये स्लोगन आया। और तीसरी बात, जो फैमिली जो है सिटी में रहती है, ओके, वो तो एक चाइल्ड में भी वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो ये भी एक कंट्रोल करने की मेथड। और लास्टली लास्ट, बर्थ कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो बिल्ड हुई है उसका नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स। ये डेवलप हुई, ये आ गई, ऑटोमेटिक पॉपुलेशन कंट्रोल होने लगा। कैसे, तो चलिए मैं आपको ये आज मजेदार बात, अवेयरनेस पॉजिटिव बात बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सारे डायग्राम्स है, आपके बहुत सारे सवाल है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन एक आर्टिफिशियल मेथड है, ठीक है, जो मैन ने बनाई है, ह्यूमन बीइंग ने बनाई है। इसमें क्या है, इसमें प्रेगनेंसी को रोकना है। यह मेथड प्रेगनेंसी को रोकती है, इस मेथड को हम बोलेंगे कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्पर्म जो होता है
वो वुमन की ओवा तक पहुंचता नहीं है। अगर ये पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बहुत सारे टेक्निक्स है। सबसे पहली क्या है कि मान लीजिए स्पर्म पहुंच जाता है यूटेरस में, लेकिन एग प्रोड्यूस नहीं होता ओव्यूलेशन में, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एक इस तरह। दूसरी बात है कि स्पर्म एंड ओवम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आने देंगी ये टेक्निक, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और मान लीजिए थर्ड कि जाइगोट फॉर्म हो गया, स्पर्म एंड ओवा एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, जाइगोट फॉर्म हो गया, ये जाइगोट को यूटेरस की वॉल पे इम्प्लांट करना है, तो वहां में इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा, तो आगे प्रेगनेंसी सक्सेस नहीं होगी। तो इस तरह से ये मेथड जो है वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। कि कैसी कैसी मेथड है, कौन कौन सी मेथड है, चलिए ये अभी स्टडी करेंगे हम वन बाय वन। सबसे पहले है मेथड नेचुरल मेथड, दूसरी है विड्रॉल, तीसरी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फोर्थ केमिकल मीन्स यानी कि स्पर्मिसाइड, बैरियर मेथड, ओरल डिवाइसेस, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली मेथड नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड यानी कि क्या, नेचुरली विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन, विदाउट टेकिंग एनी डोज, ये पॉसिबिलिटी जो है ना, किसकी पॉसिबिलिटी, ओवम की एंड स्पर्म की एक दूसरे के कांटेक्ट में जो आते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज किया जाता है। ओवम और स्पर्म ये दोनों को कांटेक्ट में नहीं आने देना है, इसके चांसेस बढ़ाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम करना। इसको हम बोलते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरली करना है, इसलिए कोई भी इसमें मेडिसिन यूज नहीं होती, लेकिन ये रिस्की है, ये आपको याद रखना है। सो ये डायग्राम है, इसमें मेथड्स के नाम है, हम वन बाय वन मेथड जो है हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली मेथड कौन सी है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन यानी कि जब पीरियड्स आते हैं तो फीमेल में 1 से 5 दिन ब्लीडिंग होता है, आपको पता है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये मेंस्ट्रुएशन हुआ। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन के बाद ब्लीडिंग के बाद 10 से 17 दिन के अंदर ओव्यूलेशन की प्रोसेस मैच्योर हो जाती है, यानी कि 10 से 17 दिन में ओवम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं ओव्यूलेशन से। सो अगर कोई पर्सन, कोई पीपल इस टाइम पीरियड में कोइटस यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट में न आए तो फर्टिलाइजेशन की कोई बात ही नहीं होती। लेकिन एक मजेदार बात मैं आपको बता दूं, अगर 17 डेज के बाद यानी कि इस टाइम पीरियड में, ये मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, आप देख सकते हैं, अगर इस टाइम पीरियड में कोइटस यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट में आए और स्पर्म अंदर एंटर हो जाए तो चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन न हो, लेकिन एक और चांसेस है फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है, इसलिए ये रिस्की है। ठीक है, सो ये पहली मेथड हो गई। इसलिए ये जो है ये प्रैक्टिकली जो है वो हम उसके भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचर ये फीमेल के हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड है, इसलिए। दूसरी बात, विड्रॉल और कोइटस इंटररप्टस, यानी कि क्या, जब सेक्सुअल कांटेक्ट में होते हैं मेल एंड फीमेल, तो मेल का पेनिस फीमेल के वेजाइना में होता है, सो पेनिस में से स्पर्म रिलीज होता है, आपको पता है। तो जब ये स्पर्म रिलीज होने वाला होता है तभी मेल क्या करेगा, मेल जो है वो आप डायग्राम में देख सकते हैं, मेल जो है वो स्पर्म को जो है वो इजेक्ट कर देगा आउटसाइड ऑफ द वेजाइना। ठीक है, इनसाइड स्पर्म को रिलीज नहीं करेगा, लेकिन आउटसाइड करेगा। लेकिन ये भी रिस्की है, कभी इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि स्पर्म अंदर ऑलरेडी इजेक्ट हो गया है, इसलिए ये भी इजेक्ट है। सो इंसेमिनेशन अवॉइड करना है, इसका कहने का मतलब ये है, यह आपको याद रखना है। तीसरी मेथड है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसका कहने का मतलब ये है, इसको बोलते हैं लैक्टेशनल
एमिनोरिया यानी कि क्या, जब फीमेल जो है वो बच्चे को बर्थ देती है तभी लैक्टेशन यानी कि ये मिल्क प्रोड्यूस होता है और ये मदर जो है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। हार्मोन एक्टिव होता है प्रोलैक्टिन। जब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्टिव हो जाता है तभी ये तीन हार्मोन GnRH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका सिक्रेशन कम हो जाता है। अगर इसका सिक्रेशन कम हुआ तो क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, यानी कि जब बर्थ के बाद नियरली 6 मंथ तक ओव्यूलेशन नहीं होता। इस टाइम के दरमियान आप क्वाइटस यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट में आए और अंदर स्पर्म रिलीज हो जाए तो चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन न हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये भी रिस्की है। 6 महीने में के बाद 5 महीने में भी ये हार्मोन एक्टिवेट हो जाए, ज्यादा हो जाए और अगेन जो है वो ओवम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, तो ये भी रिस्की है। ठीक है, इसमें कोई भी मेडिसिन जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी मेडिसिन हम यूज नहीं करते, इसलिए ये इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन एक सेंटेंस आप देख लीजिए यहाँ पर, चांसेस ऑफ फेलियर इज ऑल्सो हाई, ये भी आपको याद रखना है, भूल नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद बैरियर मेथड। बैरियर यानी कि क्या, बैरियर यानी कि दो चीज एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती, यानी कि दो चीज के बीच में कुछ ना कुछ आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बैरियर। तो यहाँ पे बैरियर मेथड जो है ये स्पर्म एंड ओवा ये दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आने देंगी, इसलिए उसको बैरियर्स मेथड बोलते हैं। ये दोनों के लिए अवेलेबल है, फीमेल के लिए भी है और मेल के लिए भी है। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉन्डम्स। कॉन्डम्स जो होता है ये एक बैरियर है जो एक रबर से बना है, उसके ऊपर एक लेयर होता है। ये मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है। ये दोनों में से ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट या तो मेल उसको पहने या तो फीमेल उसको पहने। ठीक है, दोनों में से कोई एक अगर उसको पहन ले तो मैं आपको बात, अगर मेल ने, चलो अगर मेल ने पेनिस में स्पर्म ये मेल कॉन्डम जो है वो पहन लिया तो इस कॉन्डम के बाद स्पर्म रिलीज नहीं होगा, सो एग कांटेक्ट में नहीं आएगी। अगर फीमेल ने कॉन्डम पहन लिया, चलो डायग्राम में देख सकते हैं, तो एग उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, बहुत आइडियल है, अभी चल रही है, लेकिन इसमें भी रिस्क है। मान लीजिए ये कॉन्डम जो है वो फट गया तो चांसेस रह गए। और निरोध, निरोध एक अच्छी ब्रांड है कॉन्डम की, और ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट ये भी है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज है उससे भी बचाता है। STI सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन, एग्जाम्पल एड्स, इससे भी बचाता है। ठीक है, ये दोनों के लिए अवेलेबल है, ये रीयूजेबल नहीं होते, ये डिस्पोजेबल होते हैं और हर एक पहन सकता है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है। ये हो गई बैरियर। सो दूसरी बैरियर मेथड, डायाफ्राम, सर्विकल कैप, वॉल्स, ये सब भी एक बैरियर है। ये सब रबर के बने होते हैं, इसका काम है बैरियर। बैरियर यानी कि स्पर्म को और एग को कांटेक्ट में नहीं आने देना। ये सब जो होती है ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट करते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये वेजाइना से यूटेरस तक इंसर्ट करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट यानी कि कोइटस। आप क्लियरली डायग्राम में देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये जो है ये सबसे पहले पोजीशन ले ली, उसके बाद ये पुश कर दिया, ये तीनों में से कोई भी एक, और ये जो है वो आगे अंदर इंसर्ट हो गया। तो इससे क्या होगा, स्पर्म जो है वो एग के कांटेक्ट में नहीं आएगा। इसका काम है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन यानी क्या, अटकाना। किसको ब्लॉक करना, स्पर्म को ब्लॉक कर देता है, वो आगे जाने नहीं देता। ठीक है, ये रीयूजेबल है, ये आपको याद रखना है। और इसमें बहुत सारे क्रीम्स, बहुत सारी जेलीज, कुछ फॉर्म
वो भी यूज होते हैं जो स्पर्म को किल कर देते हैं। ये बहुत ही एफिशिएंसी मेथड है, ये रीयूजेबल है, जो आपको याद रखना है। अगली मेथड है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, यानी कि यूटेरस के अंदर कुछ इंसर्ट करना, इसको बोलेंगे हम यूटेरिन डिवाइसेस, शॉर्ट फॉर्म है IUDs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक डिवाइस है जो डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स जो है वो यूटेरस के अंदर इंसर्ट करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं IUDs। ओके, इसकी 3 मेथड अवेलेबल है। आप सबसे पहले डायग्राम में देख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ये देख लीजिए, अब ये यूटेरिन वॉल है। ओके, ये यूटेरस के अंदर डिवाइस इंसर्ट करना है, ये कुछ ना कुछ रिलीज करता है ताकि प्रेगनेंसी को रोका जाए। तो सबसे पहली मेथड है नॉन मेडिकेटेड IUDs, दूसरी है कॉपर रिलीजिंग IUDs, तीसरी है हार्मोन रिलीजिंग IUDs। ये तीनों मेथड हमें ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मेथड नॉन मेडिकेटेड IUDs। ये मेथड में एक लिपिज लूप है, आप डायग्राम में देख सकते हैं लिपिज लूप। इसका काम है स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करना, स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस करना। और सिंपली बात बता दूं, ये स्पर्मिसिडल है, स्पर्म को किल करने वाली मेथड, यानी कि नॉन मेडिकेटेड IUDs लिपिज लूप आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी है कॉपर रिलीजिंग IUDs। नाम से ही पता चलता है कि ये डिवाइस जो है वो यूटेरस के वो अंदर इंसर्ट होगा और ये कॉपर मेटल रिलीज करेगा। ये कॉपर एक मेटल है, ये क्या काम करता है, ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड में, और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को घटाता है, कम करता है। उसके एग्जांपल्स है कॉपर T, कॉपर 7 एंड मल्टीलो 375, ये आपको याद रखना है। तीसरी मेथड है हार्मोन रिलीजिंग IUDs। नेम से ही पता चलेगा, इसका काम है हार्मोन रिलीज करना। ये डिवाइस अंदर इंसर्ट होगा, ये हार्मोन रिलीज करेगा। ये हार्मोन का क्या काम होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब जाइगोट फॉर्म होगा, और आपको पता है नॉर्मल प्रोसेस जाइगोट इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि एंडोमेट्रियम वॉल पे वो अटैच हो जाता है। तो ये क्या करेगा, ये हार्मोन रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन, और एंडोमेट्रियम लेयर फॉर्म नहीं होने देगा। ओके, सो क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, प्रेगनेंसी आगे सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो इसका काम है इम्प्लांटेशन को रोकना। ओके, ये भी करंटली अवेलेबल है, इसके एग्जांपल है प्रोजेस्टेसट LNG20। तो ये तीनों मेथड आइडियली फीमेल के अंदर ओके इंसर्ट की जाती है, और ये प्रेगनेंसी को रोकने के लिए है, और ये मोस्ट वाइडली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। उसमें से सबसे बेस्ट जो है वो हार्मोनल रिलीज है एंड कॉपर T है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद पढ़ेंगे ओरल डिवाइसेस, याद रखना है। ओके, दूसरी बात ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल यानी कि क्या, जो हम टेबलेट के फॉर्म में जो लेते हैं उसको बोलते हैं हम ओरल। सो ये टेबलेट के फॉर्म में क्या होता है, ये टेबलेट के फॉर्म में हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं। इसको ओरली लेते हैं इसलिए हम बोलते हैं उसको पिल्स। ओरली जो भी लेंगे उसको हम बोलेंगे पिल्स। यहाँ पे आई पिल है, आप देख सकते हैं, ये क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन है, जो क्या करने वाली है, जो है वो यूटेरिस वॉल में इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगी जाइगोट को। या और मैं एक बात और बता दूं, या तो ये ओवम को फॉर्म नहीं करेगी यानी ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देगी, या तो फिर ये इम्प्लांटेशन को खत्म कर देगी, ठीक है। ये काम है इन कॉन्ट्रासेप्टिव का। ये कैसे लेना है, ये डेली लेना है 21 डेज तक, जब पीरियड्स आएंगे तभी नहीं लेना है, और जब तक आपको सेक्सुअल कांटेक्ट में रहना है, स्पर्म अंदर रिलीज करना है, और आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, तब तक ये फीमेल को लेना पड़ेगा। ये भी एक तरह की आर्टिफिशियल है, ये आपको याद रखना है। और इसका मेन काम मैंने ऑलरेडी बता दिया, और एक बार बता दूं, इसका काम है इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन, यानी कि ये ओवम को प्रोड्यूस होने ही नहीं देता। दूसरी बात इम्प्लांटेशन, अगर मान लीजिए
ओवम प्रोड्यूस हो जाए, स्पर्म कांटेक्ट में आ जाए, ओके, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तब भी है इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, जाइगोट में से एम्ब्रियो ही नहीं बनेगा, तो प्रेगनेंसी कैसे सक्सेस होगी? इसलिए ये भी एक केमिकली है, वन टाइप का आर्टिफिशियल। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये मान लीजिए कि ये ओव्यूलेशन नहीं हुआ, आप देख लीजिए, और यूटेरिन वॉल जो है ये चेंज हो गई। ठीक है, सो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। सो ये आपको क्लियरली याद रखना है। ओके, एक एग्जांपल है सहेली, आपके बुक में ही है, जो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसमें नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है। ये एक वीक में एक बार ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बात बता दूं, ये जो है वो डेंजरस होती है, इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सो डॉक्टर की कंसल्टेंट के बगैर ये कुछ भी मेडिसिन, ये कुछ भी ओरल या कुछ भी ट्राई करने की जरूरत नहीं है। और बात इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट, जैसे टेबलेट के फॉर्म में ली थी, वैसे ही इंजेक्शन के फॉर्म में अगर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेंगे तो इसको बोलेंगे हम इंजेक्टेबल। ओके, डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लड़की जो है ये इंजेक्शन के फॉर्म में हाई डोज में जो है ये सब ले रही है। इसका काम क्या है? ओव्यूलेशन को खत्म करना, यानी कि स्टॉप करना, इम्प्लांटेशन को खत्म करना। और इम्प्लांट्स यानी कि नेक्स्ट प्लेनन, इसका काम क्या है? ये एक प्लास्टिक की ट्यूब है, देख सकते हैं आप। ओके, इम्प्लांट में क्या होता है? एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है, ओके, जो हैंड्स में लगाई जाती है, और इसका काम है प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना। ये इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट, ये दोनों मेथड जो है वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये हाई डोज होती है, और जब सेक्सुअल कांटेक्ट हो जाए और 72 आवर्स के बीच में जिसको दिया जाता है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, ये सब मेडिसिनल है, ये सब केमिकल है, ये जो है ये हार्मफुल होते हैं। विदाउट डॉक्टर कंसल्टेंट या आप उसको परचेज भी मत करना और लेना भी मत। ठीक है, लास्ट मेथड सर्जिकल मेथड, यानी कि परमानेंट ब्लॉक ऑफ स्पर्म एंड ओवा, इसको बोलते हैं हम स्टरिलाइजेशन। ये मेथड रिवर्सिबल के चांसेस बहुत कम है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले ये सर्जिकल मेथड का काम है गैमेट को ट्रांजिट करने से बचाना, स्टॉप करना। ये वेरी इफेक्टिव है, 100% सेफ है, लेकिन रिवर्सिबल जो है वो पॉसिबल नहीं है। एक बार ब्लॉक हो जाए तभी ये रिवर्सिबल का काम बहुत रिस्की होगा। चलो, ये दोनों में हो सकती है, मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। चलो, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें ये है टेस्टिस और ये है वास डेफरेंस। सो जब मेल में स्टेरिलाइजेशन सर्जिकल मेथड करेंगे तो इसको बोलेंगे वेसेक्टोमी, यानी कि वास डिफरेंस जो पार्ट है उसको टाइट कर देना या तो कट कर देना, ताकि जो स्पर्म जो होते हैं टेस्टिस में से वो वास डिफरेंसेस में से पेनिस तक पहुंच न पाए। ये आपको याद रखना है। सो ये ब्लॉक हो गए स्पर्म, सो मेल में ब्लॉकेज कर देंगे, उसको हम बोलेंगे वेसेक्टोमी। सी स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल, in vasectomy a small part of the vas deferens is removed or tied up a small incision on the scrotum। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। दूसरी टेक्निक जो फीमेल में स्टेरिलाइजेशन की मेथड है, इसको हम बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी, यानी कि फेलोपियन ट्यूब। ये देख सकते हैं फेलोपियन ट्यूब, उसको टाइट कर दिया या तो कट कर दिया, तो ये क्या होगा? अभी जो ओवरी है इसमें से जो ओवम रिलीज होंगे वो आगे नहीं जाएंगे, ये ब्लॉक हो जाएंगे। सो ये सर्जिकल मेथड है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। सो हमने पूरा सेशन पढ़ लिया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। ये अवेयरनेस के लिए है, ये एजुकेशन के लिए है, ये फ्यूचर लाइफ को अच्छी तरह हेल्दी जीने के लिए है। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पॉजिटिव लीजिएगा। ठीक है, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का तीसरा पड़ाव यानी कि MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
मेडिकल टर्मिनेशन, टर्मिनेशन यानी कि समाप्त करना, हटाना। सो प्रेगनेंसी की हटाने की मेथड को हम बोलते हैं एमटीपी। ये अपनी इच्छा से हटाना है, इंटेंशनल टर्मिनेशन, यानी कि प्रेगनेंसी को गेस्टेशन पीरियड फुल टर्म से पहले ही हटा देना अपनी इच्छा से, इसको हम बोलते हैं एमटीपी। ओके, ये सेफ है 12th वीक तक, ये मदर की बात हो रही है, ये 12th वीक तक मदर के लिए सेफ है। अगर मदर का रेप हो चुका है और उसके बाद मान लीजिए कि ये फिटस अंदर है, तो 12th वीक तक के लिए गवर्नमेंट अलाउड करती है। उसके लिए बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे लॉज है, इसको हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं अबॉर्शन। ठीक है, तो ये आप याद रखना है। वर्ल्ड वाइड में 20% जो लोग होते हैं वो प्रेगनेंसी को एबॉर्शन यानी कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं। कुछ ऐसे भी कंट्रीज है जहाँ पे कुछ लॉज नहीं है, उसका रीजन ये है वहां पे इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यू है, इसलिए वहां पे एमटीपी के कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन इंडिया में एक प्रॉपर एक्ट है जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये क्यों फॉर्म हुआ? ये फॉर्म हुआ अनमेटरनल डेथ के लिए, ये फॉर्म हुआ अनसेफ एबॉर्शन के लिए, और ये अप्लाई हो गया 2002 में। ठीक है, सो बहुत सारे लॉज है इंडिया में। ओके, लॉज के बाहर जाएंगे तो पनिशमेंट है, ओके, जो ये फुलफिल करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मजेदार बात में ये आपको बता दूं कुछ ऐसी टेक्निक जिसका गलत इस्तेमाल होता है। एक नाम है एमनियोसेंटेसिस टेक्निक एंड सोनोग्राफी। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक जेनेटिकली डिसऑर्डर के लिए है। ओके, और इसका गलत फायदा क्या उठाते हैं? विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, ओके, सोनोग्राफी की मदद से ये चेक कर लेते हैं कि फीटस मेल है या फीमेल है, बॉय है या गर्ल है। अगर फीमेल हुई तो उसको एबॉर्शन करवा लेते, यानी कि उसको कील कर देते हैं। तो यहाँ पे फीमेल का मान सम्मान घटाने की बात हो रही है। तो ये भी अनसेफ एबॉर्शन ही हुआ। जो किसने किया? अनट्रेन पर्सन ने किया, अनएजुकेटेड लोग ने किया, जिसको पता ही नहीं है कि गर्ल का इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट फॉर्म किया जिसका नाम है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी डॉक्टर सेक्स डिटर्मिनेशन करेगा मेल या फीमेल का जन्म से पहले, तो ये क्राइम है, ये गवर्नमेंट ने बता दिया। ये 2003 में एम्बेडेड हो गया। मान लिया तभी भी अगर कोई डॉक्टर या कोई एक्सपर्ट ये सेक्स डिटरमाइन करेगा तो उसको 5 साल की जेल होगी, 1 लाख जुर्माना भरना पड़ेगा, और उसका लाइसेंस जो है वो कैंसल हो जाता है। तो ये पनिशेबल एक्ट है, कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दोनों इंपॉर्टेंट है, जितना बॉय इंपॉर्टेंट है उतना गर्ल इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए फीमेल नहीं होती तो आपका जन्म कैसे होता? सो मदर इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो कैसी कंडीशन में एमटीपी एडवाइजेबल है? तो सबसे पहली कंडीशन अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, अभी ये एडवाइजेबल है। दूसरा कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गई, बैरियर जो यूज किया वो फेल हो गया। ठीक है, तो इसके लिए भी एमटीपी अवेलेबल है। और अगर किसी गर्ल का रेप हो गया और उसके अंदर एक बच्चा है, ये उसका है ही नहीं, ठीक है, तो उसके लिए भी ये एमटीपी एडवाइजेबल है। और मान लीजिए मेल एंड फिटस, सॉरी फीमेल यानी कि मदर एंड फिटस, ये दोनों को कुछ न कुछ हार्मफुल है ये प्रेगनेंसी, तभी ये एडवाइजेबल है। और बात बता दूं कि सिचुएशन ऐसी आई कि ऐसा पता चला कि आफ्टर बर्थ चाइल्ड जो है उसके ऊपर बहुत रिस्क है। किसका रिस्क है? एक तो वो मान लीजिए फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मल है, ओके, और मान लीजिए ये हैंडीकैप है, तभी ये गवर्नमेंट उसको एडवाइस करती है एमटीपी का। कौन से कंडीशन में ये एडवाइजेबल नहीं है? गेस्टेशन के 70 डेज के बाद ये एडवाइजेबल नहीं है। और अगर ये फीमेल कोई ट्रीटमेंट ले रही है ब्लड रिलेटेड, ओके, तभी ये एडवाइजेबल नहीं है। अगर ये डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर सकती तो भी ये एडवाइजेबल नहीं है। और उसको कोई डिजीज है, बोवेल डिजीज, तभी ये एडवाइजेबल नहीं है, ये आपको याद रखना है। सो अभी ये बता दूं कि भाई ये
डॉक्टर जो है वो ऐसा तो क्या देने वाले हैं जिससे एमटीपी फॉर्म हो जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी हट जाती है। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है, मैंने हेडिंग लिखा है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन यानी एक ऐसी ट्रीटमेंट जिसमें एबॉर्शन होता है। एबॉर्शन की प्रोसीजर को हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, जो परफॉर्म होती है विद इन 70 डेज ऑफ द गेस्टेशन। आप डायग्राम में देख सकते हैं मैंने कुछ मेडिसिन यहाँ पे लिखी है। एक मेडिसिन का नाम है मिजोप्रेजोल, दूसरी मेडिसिन का नाम है आप देख सकते हैं माइप्रिस्टोन। ये दोनों मेडिसिन है जो एक कॉम्बिनेशन में दी जाती है ताकि जो है वो एबॉर्शन कर सके। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों मेडिसिन जो है ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। ये जाइगोट को जो है वो यूटेरस की वॉल पर इम्प्लांटेशन नहीं होने देता और उसको बोलते हैं हम एबॉर्शन। कुछ सीजरियन भी है, सर्जरी से भी ये इसको हटाया जा सकता है। एग्जाम्पल है वैक्यूम एस्पिरेशन एंड सर्जिकल प्रोसेस, लेकिन ये रिस्की होती है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। और एक बात बता दूं, ये एमटीपी तो पढ़ने के लिए है यहाँ पर, ओके, लेकिन हर एक मदर आपको पता है वो अपने बच्चे को कभी गिराना नहीं चाहेगी, क्योंकि वो उसका बच्चा है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। ठीक है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अगला पड़ाव, अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये क्या है, उसके शॉर्ट एग्जांपल्स, ट्रांसमिट कैसे होता है और इसका प्रिवेंशन क्या है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम से ही पता चलता है कि इन्फेक्शन यानी कि डिजीज, ओके, जो ट्रांसमिट होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स से, सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से, इसलिए उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। दूसरा नाम है वेनेरियल डिजीजेस और तीसरा नाम है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन का ट्रैक ही है ना पूरा, इसलिए उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। तो अभी आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा कि ये कैसे ट्रांसफर होती है, ये कैसे सेक्सुअल कांटेक्ट होती है। अगर एक पर्सन को, मान लीजिए दो पार्टनर है, उसमें से एक को डिजीज है, अगर वो दूसरे के कांटेक्ट में आएगा सेक्सुअल कांटेक्ट में, तभी उसको ट्रांसफर होगी। अगर दोनों नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो, कौन कौन सी डिजीज है आप टेबल में देख सकते हैं। इसका अलग से वीडियो आएगा पूरा डिटेल, ठीक है, वो आगे पढ़ने वाले। यहाँ पे सिर्फ हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो पहली डिजीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसका नाम है गोनोरिया, जिसका पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया, जिसका नाम निजेरिया गोनोरिया। दूसरा है सिफिलिस, इसका पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया, जिसका नाम ट्रिपेनोमा पैलेडियम। ठीक है। तीसरी है क्लेमाइडियासिस, ओके, उसका भी एजेंट है बैक्टीरिया, जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। सो ये तीनों डिजीज जो है वो जनरली क्योरेबल है। और एक बात, उसके बाद हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी कि हेपेटाइटिस डिजीज जो वायरस से फैलती है, जो लीवर को डैमेज करती है और डेथ भी हो सकती है। ये जनरली क्योरेबल नहीं है, लेकिन वैक्सीन देके उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, पहले से ही क्योर किया जा सकता है। उसके बाद है जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल यानी कि क्या, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नजदीक या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंफेक्शन स्प्रेड करता है, इसलिए उसको बोलते हैं जेनाइटल। सो ये जेनाइटल हर्पिस जो एक वायरस से होती है, जिसका नाम है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। दूसरी है जेनाइटल वेड्स, ओके, जिस जो होती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। उसके बाद है ट्राइकोमोनियासिस, ओके, जो एक पैरासाइट से होती है, जिसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ओके, ये भी एक नॉन क्योरेबल डिजीज है। और उसके बाद वर्ल्ड फेमस डिजीज, जिसका नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो जिसका पॉजिटिव एजेंट है वायरस, जिसका नाम है HIV, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सो अभी आपके जहन में होगा कि कैसे ट्रांसफर होगी। तो एक बात तो हमने, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होती है, ये तो आपको सबको पता है,
लेकिन कुछ और भी रास्ते हैं, कुछ और भी चीजें हैं जो जानना कंपलसरी है, जरूरी है। तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहला है, आप देख सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग। अगर मदर में ये डिजीज है तो बच्चे को ये फीडिंग करवाएगी तो उसमें भी ये ट्रांसफर होगी। दूसरी बात है इन्फेक्टेड निडल से, आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगर ये निडल एक बार यूज होती है तो मान लीजिए उस पर्सन में डिजीज थी तो उसमें ब्लड ट्रांसमिट हुआ, तो उस ब्लड से जो है वो दूसरे पर्सन में वो ट्रांसमिट हो सकती है। इसलिए निडल एक ही बार यूज करना है, दूसरी बार यूज नहीं करना है। उसके बाद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ऑपरेशन जो किया है, सर्जरी जो की है, अगर ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो इन्फेक्टेड हो गए तो ये भी ट्रांसफर हो सकती है। उसके बाद ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड, जो ब्लड है वो इन्फेक्टेड है तो वो ट्रांसफ्यूज करेंगे तो वो डिजीज भी साथ स्प्रेड होगी। और मेन बात, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसके फीटस में जो है वो डिजीज स्प्रेड हो सकती है, ये ट्रांसमिट होती है। ये आपको क्लियरली याद रखना है। सो उसको अभी कैसे मेंटेन किया जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सबसे पहले उसको अच्छी हेल्थ की जरूरत है और अच्छी हाइजीनिक कंडीशन की जरूरत है, तभी मेंटेन कर सकते हैं। चलो कौन कौन से रास्ते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो आपको डायग्राम में यहाँ पे शो हो रहा है। सबसे पहली बात जो है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस होगी तभी ये डिजीज कम होगी। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल, अगर आपको पता होगा कि ये नीडल से ट्रांसपोर्ट होती है तो कभी भी आप दूसरी बार वही नीडल दूसरों की यूज नहीं करेंगे। ये अवेयरनेस है। एजुकेशन की बात कर ले, एजुकेशन होगा तभी आपको पता चलेगा कि भाई कैसे ट्रांसमिशन होता है, वरना पता ही नहीं होगा ना, वरना तो गवर्नमेंट बैनर मारती और हम बिना पढ़े चले जाते हैं। इम्पोर्टेंस लेना है, जिम्मेदार बनना है, हर एक चीजें सीखनी है, हर एक चीजें पढ़नी है और रिप्रोडक्टिव हेल्दी रहना है। ओके, तभी ये प्रिवेंशन कर पाएंगे। और दूसरी बात, अवॉइड सेक्स विद अननोन पर्सन, अननोन पार्टनर एंड मल्टीपल पार्टनर। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में अननोन पार्टनर से सेक्स नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्यों? ये इन्फेक्टेड है या नहीं है वो तो पता नहीं है। ठीक है, सो ये स्प्रेडिंग के चांसेस बढ़ा देता है। उसके बाद ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट, ड्यूरिंग कॉइटस, रिप्रोडक्टिव बैरियर यानी कि बैरियर का यूज करना है, कॉन्डम्स एंड डायाफ्राम्स का यूज करना है, ताकि स्प्रेडिंग का रिस्क कम हो सके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्प्रेड नहीं होगी, मैं ये बोल रहा हूँ कि बैरियर यूज करने से स्प्रेडिंग जो है, ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर इन केस आपको कोई भी डाउट, यानी कि किसी भी पर्सन को कोई डाउट आए कि मुझे ये है, वो है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो डायरेक्टली क्या करना है? डायरेक्टली एक्सपर्ट के पास जाना है, डॉक्टर्स के पास जाना है। ओके, टेस्ट करवाना है, चेक करवाना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। नेबर से नहीं पूछना है, दोस्तों से नहीं पूछना है, डायरेक्टली एक्सपर्ट से मिलना है, वो जो कहे वो हमें मानना है। ठीक है, और एक बात, स्क्रीनिंग ऑफ एसटीडी। स्क्रीनिंग ऑफ एसटीडी यानी कि हमें हर एक साल या 1 साल या 6 महीने या 2 महीने में ऐसी डिजीज का हमें टेस्ट करवाना है, ताकि पता चले पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन्फेक्टेड तो नहीं है ना। इसलिए ये सब स्क्रीनिंग बोलते हैं, चेक करवाना है। और एक लास्ट रास्ता जो हमारे पास है वो है वैक्सीनेशन। अर्ली एज में वैक्सीन, आपको पता है कि जब बच्चा का बर्थ होता है तभी एक वैक्सीन दी जाती है हेपेटाइटिस बी की, ताकि उसको ये डिजीज आए ही नहीं। और ह्यूमन पेपिलोमा की ये भी एक वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, हेपेटाइटिस ए के भी और हेपेटाइटिस बी भी। इससे जो है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हमने पूरा प्रिवेंशन पढ़ लिया, पूरा डिजीज पढ़ लिया, एक काम बाकी रह गया। मुझे पता है आपको क्लियरली समझ में आ गया। एक काम बाकी है, शेयर करना बाकी रह गया है, कमेंट करना भी बाकी रह गया है, और नॉलेज की जरूरत है। आप कमेंट बॉक्स में एक टाइप कर सकते हैं, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं। हेलो दोस्तों, सो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट सेशन और चैप्टर का भी लास्ट सेशन, इनफर्टिलिटी और उसका सॉल्यूशन IVF ET। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है?
सो इंडिया में एंड वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कपल्स है जो इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल का मतलब ये है कि दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। वो सेक्सुअल कांटेक्ट में है, वो बैरियर का भी यूज नहीं करते हैं, तब भी चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए उसको बोलते हैं हम इनफर्टाइल। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, हस्बैंड वाइफ है लेकिन पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है लेकिन फादर मदर नहीं बन पा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम इनफर्टाइल। ओके, सो उसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले फिजिकल, कोई ना कोई प्रॉब्लम, फिटनेस। दूसरा है कॉन्जेनाइटल यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम। दूसरी है डिजीजेस है, अभी नहीं, ड्रग्स ले रहे हैं। इम्यूनोलॉजिकल है और साइकोलॉजिकल, ये सब में से कोई भी रीजन है। और एक बात बता दूं, जो यहाँ पे चल रहा है कि इंडिया में तो चल ही रहा है कि सब लोग कपल्स में से फीमेल को ब्लेम करते हैं कि यू आर चाइल्डलेस, आप बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, आप बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्रेगनेंसी के लिए, चाइल्ड के लिए मेल पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल है। तो कुछ मेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। सो आप ब्लेम नहीं कर सकते फीमेल पे कि यू आर नॉट गिविंग द बर्थ टू द चाइल्ड, ये ब्लेम है। सो इसका सॉल्यूशन यही है दोनों कपल्स के लिए, दोनों के लिए, कि सबसे पहले इनफर्टिलिटी क्लिनिक का कांटेक्ट करें, एक्सपर्ट डॉक्टर से मिले, अपनी पूरी बात रखे और पूरा सॉल्यूशन जो है वो डॉक्टर देगा, एक्सपर्ट देगा। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाएंगे। अगर इनफर्टिलिटी है ही 100% मान लीजिए, तो एक टेक्निक सजेस्ट करेगा जिसका नाम है आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। रिप्रोडक्शन करने के लिए, ओके, फादर एंड मदर बनने के लिए, पेरेंट्स बनने के लिए एक टेक्नोलॉजी है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। उसमें से बहुत सारे प्रोसेसेस है जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसी प्रोसेस है जो गैमेट को ट्रांसफर करती है, गैमेट यानी कि स्पर्म एंड एग। एक ऐसी टेक्निक है जो जाइगोट को फीमेल के यूटेरस में ट्रांसफर करती है। ठीक है, सो ये पूरी टेक्निक देखने वाले हैं वन बाय वन। नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि ये क्या टेक्निक है, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी आज के सेशन में। तो सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नाम से ही पता चलता है आपको। इन विट्रो यानी कि क्या, इन विट्रो देख सकते हैं, इन विट्रो यानी कि फीमेल बॉडी के आउटसाइड, यानी कि लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन करने की प्रोसेस। सो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है स्पर्म, ये है एग, ये दोनों को सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है। ओके, स्पर्म जो है वो हस्बैंड में से या तो मेल डोनर में से, एग जो है वो वाइफ में से या तो फीमेल डोनर में से कलेक्ट किया जाता है, और उसको लेबोरेटरी में फ्यूजन करवा के जाइगोट फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सो ये लेबोरेटरी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि फीमेल बॉडी के आउटसाइड। ओके, सो इसको जो है वो अभी क्या करेंगे, अभी आप डायग्राम ये भी देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम में सबसे पहले ये हार्मोन इंजेक्ट किए ताकि फीमेल जो है एग प्रोड्यूस कर सके। सो सबसे पहले फीमेल में से एग को पिकअप किया जाएगा, आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं, और मेल में से जो है वो स्पर्म कलेक्ट किया जाता है, और ये दोनों को जो है वो लेबोरेटरी में फ्यूजन करवाया जाता है। ओके, और ये फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन हुआ। और जो जाइगोट फॉर्म हुआ, वो जाइगोट को जो है वो आगे लेबोरेटरी में मीडियम में डिवाइड होगा और एम्ब्रियो फॉर्म होगा, और उस एम्ब्रियो को जो है वो यूटेरस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, फीमेल के अंदर। सो वहां पे एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ, इसलिए इस पूरी टेक्निक को बोलते हैं हम IVFET, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। ओके, ये आपको पूरा याद रखना है। और मजेदार बात बता दूं, ये फर्टिलाइजेशन जो है वो लेबोरेटरी में हुआ, एम्ब्रियो फॉर्म जो है वो लेबोरेटरी में हुआ, उसका डेवलपमेंट फीमेल के अंदर होगा। तो प्रेगनेंसी के बाद
ये जो चाइल्ड जो है वो जन्म होगा, बर्थ होगा, उसको हम बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। क्यों? क्योंकि ये पूरी प्रोसीजर जो है फर्टिलाइजेशन तक की वो लेबोरेटरी में हुई, फीमेल बॉडी के बाहर हुई। तो चलिए अभी पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप ये पूरे प्रोसीजर के माशरा मांजरा क्या है। तो सबसे पहली टेक्निक है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट, सबसे पहले स्पर्म एंड एग को कलेक्ट किया जाता है और लेबोरेटरी के अंदर फर्टिलाइजेशन किया जाता है तो फॉर्म होता है जाइगोट। सो इस जाइगोट को जो है वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये आपको याद रखना, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया जाइगोट का ट्रांसफर, एम्ब्रियो का नहीं, आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो टेक्निक है उसका नाम है इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। इंट्रा यानी कि इनसाइड, यूटेरिन यानी कि यूटेरस, ट्रांसफर यानी कि ट्रांसफर करना। क्या है भाई ये? सो ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो फॉर्म हुआ था, उस जाइगोट में से एम्ब्रियो डेवलप होगा लेबोरेटरी में ही, विवो कंडीशन सॉरी विट्रो कंडीशन में ही, यानी कि फीमेल के बॉडी के बाहर। और इस एम्ब्रियो को जो है वो यूटेरिन वॉल पे इम्प्लांट किया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। तो ये आपको याद रखना है, नाम से ही पता चलता है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती। मजेदार बात बता दूं जो यहाँ पर मेरे लिखी है, कुछ फीमेल ऐसी होती है जो एम्ब्रियो को डोनेट करती है। कैसे? तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, तो लेबोरेटरी के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए इन विवो बोलेंगे क्योंकि अंदर है। और इसमें से एम्ब्रियो फॉर्म होगा, वो एम्ब्रियो को जो है वो दूसरे फीमेल में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए ये भी पॉसिबल है। लेकिन याद क्या रखना है? टेक्निक याद रखना है, ऑलवेज एक्सपर्ट की गाइड लेनी है। दूसरी बात, गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। गेमेट यानी कि क्या? गेमेट यानी कि स्पर्म एंड ओवा। मेल में से स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, फीमेल में से ओवा को कलेक्ट किया जाता है, और इन दोनों को लेबोरेटरी में एक मीडियम में मिक्स किया जाता है और इन दोनों को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। सो हो गया, नेम से पता चला, आप देख सकते। गिफ्ट ऐसी टेक्निक है जिसमें ओवम को कलेक्ट किया जाता है वुमन में से, जिसके पंप स्पर्म के साथ मिक्स किया जाता है और इसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। वहां पे होगा फर्टिलाइजेशन और उसमें से जो होगा एम्ब्रियो फॉर्म होगा और आगे प्रेगनेंसी पॉजिटिव इंडिकेट करेगा। सो ये हो गया पूरा कंप्लीट। उसके बाद गिफ्ट के बाद टेक्निक है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये टेक्निक ऐसी है, मैं आपको बता दूं, जो मेल होता है अगर उसके अंदर स्पर्म अच्छे मैच्योर फॉर्म नहीं होते हो, कम प्रोड्यूस होते हो, यानी कि शॉर्ट में मेल अगर इनफर्टाइल हो, तभी क्या करेंगे? तभी जो है वो मेल में से, सेम मेल में से या तो दूसरे डोनर मेल में से स्पर्म को जो है वो कलेक्ट किया जाता है और इस स्पर्म को जो है वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रा यानी कि अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके साइटोप्लाज्म में? एग के साइटोप्लाज्म के अंदर। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है पूरा एग। तो एग का जो साइटोप्लाज्म है ना, ये है एग। तो एग का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो है नीडल की मदद से जो स्पर्म को जो है वो इंजेक्ट किया जाता है और वहां पे फ्यूजन हो जाएगा। सो इसको बोलेंगे हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सो अभी एक छोटी बात बता दूं, ये टेक्निक कब एक्टिवेट होगी, इंजेक्ट होगी? स्पर्म कब इंजेक्ट करेंगे? जब मैच्योर एग फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, मैच्योर एग होगा उसमें डायरेक्टली एक स्पर्म इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये टेक्निक आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। इंट्रा यानी कि अंदर, यूटेरिन यानी कि यूटेरस, इंसेमिनेशन यानी कि स्पर्म को इंजेक्ट करना। अभी तो आप ही बता दीजिए क्या है। सो ये ऐसी टेक्निक है जिसमें स्पर्म जो है वो कलेक्ट किया जाता है मेल में से या तो मेल डोनर में से, और हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला स्पर्म, क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी वाला स्पर्म जो है वो डायरेक्टली कैथेटर के मदद से, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है कैथेटर। कैथेटर की मदद से डायरेक्टली जो है वो
यूटेरस में अंदर ट्रांसफर किया जाता है और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन एक मजेदार बात ये बता दूं, ये कब इंजेक्ट किया जाता है, आप स्लाइड का लास्ट पॉइंट देख लीजिए। ये जब फीमेल पार्टनर जो है जिसमें ओव्यूलेशन स्टार्ट होगी, यानी कि फीमेल के अंदर ओवम फॉर्म होना स्टार्ट होंगे, तभी ये स्पर्म जो है वो बहुत सारे इंजेक्ट करेंगे ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए और पॉजिटिव प्रेगनेंसी हो जाए। तो ये पूरी हो गई हमारा टॉपिक, अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अच्छे हाइजीनिक कंडीशन, बैलेंस डाइट, सेटिस्फेक्शन हो गया। एक काम बाकी है शेयर करना, और उसके डिटेल में भी अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि अच्छे क्वालिटी वाले वीडियो में आपको शेयर कर सकूं। गुड बाय।